Unwall Pacific. Hello students. We are going to continue with the sulfur trioxide compound. जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले हम ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये ऑक्सीजन फैमिली के बारे में है। तो पिछले लेक्चर में हमने सल्फर डाइऑक्साइड और उसके सल्फर के कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किए थे और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन, ये सब करा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक। और H2SO4 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है, उसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी कंपाउंड जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें प्रिपरेशन देखना है। ठीक है स्टूडेंट, कि उस कंपाउंड को हम प्रिपेयर किस तरीके से करने वाले हैं, उसके कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, जेई या नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए या एमएसटी सीईटी में जो सेटअप होता है ना वो मैटर नहीं करता। मतलब आप जो कंपाउंड बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप H2SO4 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे हो तो जो सेटअप है पूरा वो सब मैटर नहीं करता वो डायग्राम। ठीक है। उसकी जो थियरीज हैं और क्यों आप जैसे अगर आपने कंडीशंस और थियरी जो है केमिकल रिएक्शन की वो मैटर करने वाली है, और केमिकल रिएक्शन कंडीशंस मैटर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिले। ठीक है, उसमें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की। तो देखिए, तो जो सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन का, बाय डिहाइड्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, विथ एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब अगर आप इस बात की बात करेंगे तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हमने किस में लिया है, ये एक्सेस में लेते हैं। तो जैसे ही आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में H2SO4 ऐड करते हैं तो क्या करता है कि वो H3PO4 और SO3 को अलग कर देता है इसमें से। इस पूरी इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और क्योंकि देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमारे एक, क्योंकि हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो कि इस रिएक्शन में आपको फॉस्फोरिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, H3PO4, इसको याद रखिएगा। सो दिस इज द वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर अगर हम आगे बात करें, जो सेकंड रिएक्शन है, बाय हीटिंग फेरिक सल्फेट स्ट्रांगली। ठीक है, आप फेरिक सल्फेट को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट करेंगे तो इस केस में भी आपको आयन का ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इस तरीके से मिलता है। फिर अगर हम बात करें और कैसे बना सकते हो, तो भाई देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसमें ऑक्सीजन आप मिलाइए एज अ कैटलिस्ट, तो आपको SO3 यहाँ पे मिलता है। सो बोथ SO2 एंड O2 शुड बी कम्प्लीटली ड्राई। ड्राई का मतलब क्या है कि H2O की वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन तीन रिएक्शंस को आप पहले नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। तो SO3 में भी लिक्विड हो सकता है या मे बी ये सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे तो प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए। आपको देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं हम, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के ना तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है आपका अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक होता है आपका बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और तीसरा होता है स्टूडेंट गामा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस सबके बारे में रखनी है। तो हम जैसे हम बात करेंगे अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो इट इज़ अ केमिकली एक्टिव फॉर्म। इट फॉर्म्स लॉन्ग ट्रांसपेरेंट आइस लाइक क्रिस्टल। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, 17 डिग्री सेल्सियस तक जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो और लिखा है, ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात, मतलब फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का है। इट फॉर्म्स अ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट आइस लाइक क्रिस्टल। जैसा आपने देखा होगा ना कि बर्फ की जैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज़ अ डायमेरिक फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें
तो SO3 होता है। SO3 का जो डाइमर होगा वो क्या बनेगा, H2O6, ठीक है। इट फॉर्म्स निडल लाइक silky white crystal. It melts at 32.5 डिग्री सेल्सियस. अबव 50 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस टू अल्फा सल्फर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप ध्यान से समझे तो मेल्टिंग टेम्परेचर अल्फा जो अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अल्फा बीटा क्लासिफाई कैसे किया गया भाई, देखिए फिजिकल अपीयरेंस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दोनों का डिफरेंट है, तो इसीलिए एक अल्फा है, इसीलिए बीटा है, इसीलिए गामा गामा है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखिए तो अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, और बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 32.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आप इसको 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करेंगे तो ये अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्फा गैशियस अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर जो तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मतलब जो गैमा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर हम इसकी बात करें, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीटली ड्राइंग बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट मेल्ट्स एट 62.2 डिग्री सेल्सियस अंडर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने एक लाइन यूज करी है, इट इज़ अ केमिकली एक्टिव फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका ये मतलब है, क्योंकि देखिए मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है तो ये बाकी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट करेगा, आसानी से मेल्ट हो जा रहा है। एक का मेल्टिंग टेम्परेचर 17 है, दूसरे का मेल्टिंग टेम्परेचर 32 के आसपास है, और तीसरे का 62 है। तो सबसे स्टेबल अगर हम मेल्टिंग की बात करें तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, आपका गामा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। याद रखिएगा इन तीनों में क्या फ़र्क है, इन तीनों में स्टूडेंट्स क्या फ़र्क होता है, जो स्ट्रक्चर है उसका फ़र्क होता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका फ़र्क होगा, याद रखिएगा। एंड दीज थ्री आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टूडेंट, वो होगा अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली कुछ प्रॉपर्टीज है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट डिजॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग ओलियम, ठीक है। काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। H2SO4 को जब हम SO3 में ऐड करेंगे इन दोनों को तो आपको क्या मिलता है, H2H2O7, जिसे कहा जाता है ओलम, क्या कहेंगे इसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑलिड ओलियम कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो अगला रिएक्शन है, जो या आप अगली प्रॉपर्टी का ये या फिर आप अगली प्रॉपर्टी का ये, वो क्या है अगली प्रॉपर्टी, इट डिसोसिएट्स ऑन हीटिंग एट 1000 डिग्री से इनटू SO2 एंड O2। तो अगर आपने 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करा सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू SO2 एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, डिकम्पोज हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इट कंबाइंस विथ concentrated HCl and forms क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्या कहेंगे स्टूडेंट, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, या फिर इसे डेरिवेटिव सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव भी कहा जाता है, इसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे डेरिवेटिव भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला जो रिएक्शन है, देखो जब भी अगले जो कुछ रिएक्शंस है वो क्या है, जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सो वेन एवर यू ऐड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है स्टूडेंट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आपने मिक्स कर दिया है, तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस भी होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। SO3 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो ये इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है, और ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। अगला, अब देखिए क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो ये बेसिक ऑक्साइड के साथ इट रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग सल्फेट्स। अब यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट। सोडियम ऑक्साइड, सो व्हेन ट्रीटेड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड इट फॉर्म सोडियम सल्फेट। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, 9th 10th में दिया होता है ये, ठीक है।
आगे देखिए। ये और रिएक्शंस हैं। अब लास्ट रिएक्शन है जो SO3 के बारे में है, वो है SO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब देखिए, ये SO3 था, यहाँ पे क्या है, ये सल्फर है, सो इट कन्वर्टेड सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड SO3। यहाँ पे देखिए PCl5 है, PCl5 को इसको कितने, इस PCl5 को इसने किस में कन्वर्ट किया, POCl3, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिल क्लोराइड, और SO2 और Cl2 रिलीज हो रहा है। ठीक है। और SO3 HBr को देखिए किस में कन्वर्ट कर रहा है, HBr को कन्वर्ट कर रहा है वो ब्रोमीन को। ठीक है। PCl5 को इसने किस में कन्वर्ट किया, क्लोरीन में। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। ओह, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ ये वाला है POCl3 में, सॉरी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये SO3 कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। कई बार सवाल आता है कि SO3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। देखो, अगर आप SO3 की बात करें तो SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +6 है। और +6 जो होता है वो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। +6 के ऊपर वो जा नहीं सकता, नीचे जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे क्या SO3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, तो इसका जवाब होगा देखिए नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इसको खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, बट SO3 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन है वो ऑलरेडी मैक्सिमम है, +6 से +7 +8 तो नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, SO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में स्टूडेंट्स। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। देखिए, इनऑर्गेनिक में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं होता, लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बार बार रिएक्शन को लिखिए, उसको मेमोराइज करिए, यही एक तरीका होता है इनऑर्गेनिक में पढ़ने का। ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस हैं तो उनके जो जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो याद करें, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे ही मेमोराइज करें। ठीक है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है केमिकल रिएक्शन को याद करना। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑक्सो एसिड होते हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन ना हो एटलीस्ट, क्या ना हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, दूसरा एलिमेंट और एक तीसरा एलिमेंट हो जो कि सेंट्रल एटम की तरह काम करे, उसे हम ऑक्सो एसिड्स कह सकते हैं। ठीक है ना। कार्बन नहीं होना चाहिए, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब कौन कौन से हैं जो एसिड, कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, कम चांस है। और देखिए, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, किस तरीके के बॉन्ड्स हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो भी पूछ सकता है, आपके मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं ये भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एक लिस्ट है, तो आप देखिएगा, सबसे पहले जो ऑक्सो एसिड्स की हम बात करेंगे, उसमें जो सबसे पहला ऑक्सो एसिड है स्टूडेंट वो है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। कौन सा एसिड है, पहले हम सल्फ्यूरस ग्रुप को कवर करेंगे। सल्फ्यूरस एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। ठीक है, H2SO3। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो क्या आएगा स्टूडेंट, +4। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, एक सल्फर OH बॉन्ड है, एक सल्फर OH बॉन्ड है, एक सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सल्फर एटम। जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट वो क्या है, sp3। तो ये है स्टूडेंट सल्फ्यूरस एसिड, क्या है ये, सल्फ्यूरस एसिड। फिर अगर हम आगे बात करें तो अगली जो चीज़ है वो है थायोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, थायोसल्फ्यूरस एसिड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी थायो वर्ड आए ना तो समझ जाइएगा कि सल्फर सल्फर आपका कहीं ना कहीं, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड तो आया है इसमें। देखिए, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O2, H2S2O2। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, दो सल्फर है, दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का वो है कितना स्टूडेंट, +1। ठीक है, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +1। स्ट्रक्चर किस तरीके का है, देखिए, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा क्या सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ तो आप बोलेंगे हाँ,
क्या सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, तो वो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, सल्फर OH एक बॉन्ड है, सल्फर OH बॉन्ड है, और जो सल्फर जो सेंट्रल सल्फर एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट? sp3। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज थायोसल्फ्यूरस एसिड। अगला है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड कह सकते हो, या फिर उसे हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपो भी कह सकते हो, हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड भी कहा जा सकता है, या फिर डायथायोनस एसिड। ये तीनों नाम एप्लीकेबल हैं। H2S2O4, H2S2O4, क्या क्या तीन कौन कौन से नाम है? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड और डायथायोनस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का है स्टूडेंट वो है यहाँ पे +3, ठीक है। और अगर हम ये बात करें स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बहुत मैंडेटरी है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना, बहुत ही एसेंशियल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट है, स्ट्रक्चर बहुत, स्ट्रक्चर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सल्फर सल्फर देखिए, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो दो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और सल्फर OH बॉन्ड है यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल। यहाँ पे सल्फर और सल्फर के ऊपर एक एक लोन पेयर, देखिए ऑक्सीजन वाले लोन पेयर तो होते ही हैं, ठीक है, दो दो लोन पेयर। सल्फर पे भी यहाँ पे लोन, और यहाँ पे सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड है। ऊपर वाले में क्या था कि सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड था स्टैंड, इसीलिए उसको थायो वर्ड यूज किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सल्फर का, दोनों जो सल्फर है उनका हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट? sp3 है, ठीक है। सो दिस इज वन। एक और जो सल्फ्यूरस एसिड है वो है डाई और पायरो सल्फ्यूरस एसिड। स्टूडेंट नाम याद रखिएगा, डाई और पायरो सल्फ्यूरस एसिड, विच इज H2S2O5, H2S2O5, ठीक है, H2S2O5। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ। सो दिस इज द +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का यहाँ पे स्टूडेंट? दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? +4 आएगा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे दो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दो नहीं है, तीन सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। सल्फर और OH बॉन्ड कितने हैं आपके यहाँ पे? एक और दो बॉन्ड हैं, समझे बात को। ये सवाल आप ऐसे ही सवाल देखिए आते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है, या स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है ना। आगे बात करते, तो अब ये जो आपने एसिड देखे ये सारे के सारे सल्फ्यूरस ग्रुप के थे। किसके स्टूडेंट? सल्फ्यूरस, ठीक है, सबके नाम में कम से सल्फ्यूरस एसिड तो आ ही रहा था, ठीक है। तो इस तरीके अब हम बात करेंगे, ये तो एक ग्रुप हो गया। अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जो ये वाली फैमिली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका वो देखिए वो है स्टूडेंट आपका, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कई लोग जानते हैं H2SO4 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? दो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और दो सल्फर OH बॉन्ड है स्टूडेंट, ठीक है। सल्फर का हाइब्रिड, अगेन इन सब ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, ठीक है। ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है स्टूडेंट थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अगेन वहां पे क्या था स्टूडेंट? थायोसल्फ्यूरस एसिड था, यहाँ पे क्या है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। H2S2O3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H2S2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा स्टूडेंट सल्फर का? वो है +6। और जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक बॉन्ड है सल्फर सल्फर डबल, एक सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है, एक सल्फर और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और दो जो है सल्फर और OH बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। सो और सेंट्रल जो सल्फर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। देखिए सेंट्रल, सेंट्रल एटम का ही निकालना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि ज्योमेट्री तय की जा सके पूरे मॉलिक्यूल के स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, जो अगला तो ये तो हो गया हमारा थायोसल्फ्यूरिक। अब बात करेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। तो जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ये होता है H2S2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना है? वो है +6, ठीक है। अब ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर की यहाँ पे देखिए ब्रिज बॉन्डिंग, यहाँ पे देख रहे हो दोनों सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो
यहाँ पे 4 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। कितने हैं? 4। और अगर आप सल्फर, 2 सल्फर और OH के बॉन्ड हैं, और एक जो है SOS इस वाला बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर के बारे में, अदरवाइज आप भूलते रहेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। सो दिस इज द पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है स्टूडेंट? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे थायोनिक। ये जो आएगा एसिड, इनकी देखिए 2 प्रकार के एसिड हैं, इसमें 2 हैं। एक है स्टूडेंट डायथायोनिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2S2O6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है स्टूडेंट? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 2 सल्फर और OH बॉन्ड है, और एक सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट। क्या फर्क था ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में? अगर आप ध्यान से देखें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डायथायोनिक एसिड में अगर आप खाली एक फर्क देखें, यहाँ पे SOS बॉन्ड नहीं है। ये देख रहे हो आप, SOS बॉन्ड नहीं है, सल्फर सल्फर बॉन्ड है। ठीक है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए, यही पूछा जाता है। इसी इसी तरीके से स्ट्रक्चर की जो डिटेलिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलीथायोनिक एसिड की। यहाँ पे देखिए पॉलीथायोनिक एसिड में ना जो सल्फर का जो नंबर है उसे फिक्स नहीं किया गया, SN है, H2 है, O6 है, SN है। अब ये क्या है? देखो पॉलीथायोनिक एसिड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का यहाँ पे कितना? +5। अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सल्फर है ना, इसका नंबर फिक्स नहीं है। तो ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। ठीक है ना? S कितना भी हो सकता है, इसीलिए क्या आप वर्ड यूज किया गया है पॉली। ठीक है, तो वो H2S2O6 भी हो सकता है, H2S2O6, H2S3O6 भी हो सकता है। ये जो सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर आप लगा सकते हैं, 3 सल्फर लगा सकते हैं, 4 सल्फर लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पॉलीथायोनिक एसिड। अगर आप बात करोगे तो कि तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 2 सल्फर और OH बॉन्ड है। जबकि ये जो बॉन्ड है सल्फर सल्फर, ये फिक्स नहीं है। देखिए अगर 2 सल्फर होगा तो सल्फर सल्फर एक बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर 3 होगा तो सल्फर सल्फर के 2 बॉन्ड हो जाएंगे। ये अगर 4 होगा तो सल्फर सल्फर 1 2 3, इस तरीके से 3 बॉन्ड होंगे, तो वो फिक्स नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीथायोनिक एसिड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको मेमोराइज करना है। दोनों ही सल्फर जो है वो sp3 हाइब्रिड है। दोनों ही सल्फर क्या है स्टूडेंट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है, जो कि आखिरी टाइप है, एक आपका कैरोज एसिड है, एक है मार्शल्स एसिड। देखिए इनके जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। कैरोज एसिड क्या है स्टूडेंट? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5। H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +6 है। क्या फर्क है H2SO4 से? किस तरीके से? देखिए अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग वाला क्या था? H2SO4 था, ये क्या है? H2SO5 है। तो क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं डिफरेंस है, बस ये देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 2 आपके सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पर ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है। जब भी इस तरीके का लिंकेज हो, ओ ओ बॉन्ड आए, ओ ओ बॉन्ड आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर ऑक्सी। लेकिन हमेशा हर जगह नहीं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट जुड़ रहा है ना, जैसे H2O2 का पर ऑक्सी कहते हैं। सो ये अगर लिंकेज आपको कहीं दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज। द कंडीशन कि फ्लोरीन ना हो, ऑक्सीजन से फ्लोरीन ना जुड़ा रहे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये पर ऑक्सी लिंकेज है, इसलिए क्या नाम दिया? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से, और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन तीनों सब सारे ही जो एटम्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सल्फर तो sp3 हाइब्रिडाइज है ही है। फिर हम बात करेंगे जो लास्ट वाला है, वो है पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड, विच इज अ मार्शल्स एसिड, H2S2O8। H2S2O8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का स्टूडेंट कितना है यहाँ पे? +6 है। क्या फर्क है ऊपर वाले स्ट्रक्चर से? देखिए यहाँ पे H था, यहाँ पे H की जगह पे पूरा ये वाला ग्रुप है। ठीक है ना? SO3H ग्रुप।
पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप है, SO3 ग्रुप है। तो इन स्ट्रक्चर्स को याद रखने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, आधे एक घंटे प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, तो याद हो जाते हैं, खाली नाम लिख के स्ट्रक्चर बनाइए, वो मेमोराइज हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा ऑक्सो एसिड, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो सिलेबस में है, वो है H2SO4 के बारे में। H2SO4 का हमें प्रिपरेशन देखना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहा जाता है इसे, क्योंकि पुराने नाम हैं, एंशियंट नेम्स हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल H2SO4 का। और पुराने समय में ये बनता किस तरीके से था, ग्रीन विट्रॉयल से, मतलब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका डिस्टिलेशन करते थे तो ये ऑक्साइड और ये H2SO4 पहली बार वैसे ही बना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही थी और वाटर। ठीक है, अब ये तो हो गया पुराना वाला मेथड, जो आप ये रिएक्शन देख रहे हो, FeSO4.7H2 का डिस्टिलेशन करने पे। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लैब में आप इस तरीके से बना सकते हो कम क्वांटिटी में, लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए तरीके अलग हैं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। उसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो डायग्राम जो दिया होता है, जो पूरा जो सेटअप है, ठीक है, वो हमें देखिए, जेई और नीट के लिए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोल चुका हूँ, सेटअप ज़रूरी नहीं होते। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, तो देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है। क्या बनानी है स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रिपरेशन करना है। और उसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सल्फर को सीधा ऑक्टा एटॉमिक सल्फर, प्योर सल्फर लिया जाए और उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया जाए, तब उसको सल्फर का ऑक्साइड मिलेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि सल्फर का एक और ले लो, आयरन पायराइट ले लो। ठीक है, FeSO2 है, इसको भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो इस प्रोसेस में भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, इस प्रोसेस में भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लिया है, तो दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, कैटलिस्ट को। ठीक है, सो 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2SO3, देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, अब ये रिएक्शन भी क्या एक्सोथर्मिक है। देखिए, आप सभी लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटले प्रिंसिपल तो पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर को लो रखेंगे, तो फॉर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही हो। ठीक है ना, सो लो टेम्परेचर पे, या फिर सीधा सीधा ऐसे समझिए कि लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या है, फेवरेबल कंडीशन है एट लो टेम्परेचर। हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ कंडीशन क्या है कि हमें टेम्परेचर को लो रखना है और प्रेशर को हाई रखना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर रखते हैं और लो टेम्परेचर रखते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उतना ही आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब देखिए, ली चैटर प्रिंसिपल की मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर सकता, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का वो टॉपिक है। बस अब यहाँ पे याद रखिए कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए तो आपको टेम्परेचर क्या है, लो रखना है, प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स, हाई रखना है। ठीक है, एक तो ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, और अगर रीज़न पढ़ना है तो आप ये रीड कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वो शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि टेम्परेचर लो ले रहे हो तो आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन और तेज़ हो जाए। जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और Fe2O3। क्या हम प्लेटिनम नहीं यूज़ कर सकते हो, बट वो कॉस्टली होता है, तो ये बहुत बेहतर कैटलिस्ट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लिया। अब क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी, सल्फर जो ट्राइऑक्साइड जो आपने बनाया है उसको 98% सल्फ्यूरिक एसिड में
में एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, पूरा एब्जॉर्प्शन होगा तो जिससे आपको ओलम मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, ओलियम। एंड दिस ओलियम को अगर पानी से जब डाइल्यूट करेंगे, कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि यार हम H2SO4 तो यहाँ तो यूज़ कर रहे हैं ना, बना रहे हैं कि यूज़ कर, नहीं यूज़ कर रहे हैं ओलियम बनाने के लिए। फिर जब आप उस ओलम में पानी जब आप ऐड करोगे तो आपको ऑलमोस्ट आपके डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ओलम इतना होगा, पानी डालोगे तो वो उसका क्वांटिटी बढ़ेगा और जो आपको मिल रहा है ना, वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो H2SO4 होगा, ठीक है। सो डाइल्यूशन ऑफ ओलम टू गेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, सो व्हेन यू add H2O in oleum we will get H2SO4, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है। सो क्या था प्रिपरेशन में, पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के दो तरीके थे, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट कर दीजिए तो आपको SO2 गैस मिलेगा। आयन पायराइड को अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो आपको SO2 गैस मिलती है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था कि SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला था। उसके लिए हमने कंडीशन क्या यूज़ की थी, लो टेम्परेचर कंडीशन थी, हाई प्रेशर हमने यूज़ किया और कैटालिस्ट यूज़ किया। सो ये दो तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को आपको क्या करना है, उसको आपको ओलियम आपको सॉरी आपको 98% H2SO4 में एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है। सो तो जब आप इस प्रोसेस करोगे तो आपको मिलता है ओलियम, एंड ओलियम H2S2O7। सो व्हेन जब आप ओलियम को डाइल्यूट करेंगे तो आपको H2SO4 मिलता है लार्ज बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन का मेथड एंड दिस इज द ओवरऑल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसकी जो थियोरेटिकल है, उसके जो केमिकल एस्पेक्ट हमने वो यहाँ पे कवर करे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही एक दो मेथड हैं प्रिपरेशन के, ज़्यादा नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 की। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको जस्ट मेमोराइज करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 की अगर हम बात करें, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ कलरलेस सिरप लिक्विड। इट इज़ अ कलरलेस सिरप लिक्विड है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप कॉन्सेंट, ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करें तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.84 है। हालांकि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के लिए ठीक है, बट जेई नीट में ये सब नहीं पूछता, ठीक है। इट बॉइल्स एट 590 केल्विन एंड फ्रीजेज इनटू अ कलरलेस क्रिस्टल एट 283 केल्विन। सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करी है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जेई नीट में जनरली नहीं पूछे जाते, वो तो दिए ही जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, और जो पॉइंट नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप दैट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कंटेनिंग। हाँ, अगर आपने 98.3% H2SO4 लिया है और 1.7% वाटर, इसका क्या मतलब है, अगर आप 100 ml सॉल्यूशन में 98 ml के आसपास या 98.3 ml के पास आसपास कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले रहे हो और उसमें 1.7 ml पानी मिला रहे हो, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम एजियोट्रॉप कह सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि एजियोट्रॉप होता क्या है, या बहुतों को पता भी हो। तो एजियोट्रॉप वो होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे, ठीक है ना, आप अगर जब बॉईल आप करोगे तो दोनों ही लिक्विड H2SO4 और वाटर एक ही साथ बॉईल होंगे और एक ही साथ फिर कंडेंस होते हैं। सो उनका ना सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप, ठीक है। सो याद रखिएगा, इट इज, जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूसेस बर्न्स ऑन द स्किन। अब देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। H2SO4 अगर हाथ पे जाएगा, बिकॉज H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्किन पर गिरता है तो स्किन पर जब भी ये गिरेगा तो पानी खींचता है, ठीक है, सेल्स से पानी खींचता तो आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा। अच्छा, दूसरी बात, जो एक और प्रॉपर्टी बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो है विस्कोसिटी। H2SO4 ना थोड़ा विस्कस होता है, चिपचिपा। तो विस्कोसिटी की वजह क्या है, विस्कोसिटी की वजह है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पॉइंट को जरा स्टूडेंट रीड करिए, सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ हाई विस्कोसिटी बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये विस्कस हो जाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। देखिए आप हाइड्रोजन, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक H2SO4 का एक मॉलिक्यूल दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर जो अगली प्रॉपर्टी, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है H2SO4 has a strong affinity for water. It forms various hydrates such as हाँ, H2SO4.H2, H2SO4.2H2, H2SO4.3H2 and H2SO4.4H2 are known। ठीक है ना, पानी, क्योंकि जैसे ही आप H2SO4 पानी में H2SO4 को पानी में डालते हो ना, इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत जब भी आप H2SO4 में पानी मिलाए तो बहुत धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, साइड से, सीधा ऐसे पोर मत करो, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। फिर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिस्कशन हो चुकी है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी, अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। देखिए, पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि एट 444 डिग्री सेल्सियस द वेपर्स ऑफ H2SO4 डिसोसिएट इनटू SO3 एंड H2O, ठीक है। सो दिस इज द डीकम्पोजिशन प्रेशर है कि 450 के आसपास अगर आप डिग्री सेल्सियस तक आप हीट कर दोगे ना, तो H2SO4 आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर, बहुत ज़्यादा बस खाली डीकम्पोजिशन का जो प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि डीकम्पोज होगी बनेगा क्या, कौन से टेम्परेचर पे डीकम्पोज होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे देखते हैं, एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 देखो स्टूडेंट, इट इज़ अ डाई बेसिक एसिड, जैसा कि समझ आ रहा है H2SO4 तो ये 2H प्लस देता है, इसलिए हम इसे हम क्या कहते हैं, इट दिस कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। अब H2SO4 है वो डिसोसिएट हो क्या देगा आपको, H प्लस एंड HSO4, दो स्टेप में डिसोसिएट होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है। और अगेन HSO4 डिसोसिएट क्या दे रहा है, H प्लस एंड सल्फेट आयन, ठीक है। तो अब इससे इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी ये रिएक्ट होगा ना, अ, कुछ डायबेसिक, ये फॉर्म करता है सॉल्ट, जैसे सल्फेट वाले सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ आगे रिएक्शन मैं बता रहा हूँ क्या है, देखिए, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शंस अगर आप देखें, इट रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जिंक, अगर आप H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है तो किस में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको, जिंक सल्फेट में, ठीक है ना। इसी तरीके से जब ये आयन के साथ रिएक्ट कर किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, फेरस सल्फेट में। अब यहाँ देखिए, it displaces more volatile acid from their metal salt, it displaces more volatile acid from their metal salt। ये देखिए अब है क्या, NaCl, it is a salt of HCl and NaOH, तो HCl है ना उसमें, तो अगर आप देखें H2SO4 जब भी NaCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा, सोडियम सल्फेट, तो सॉल्ट हो गया। ये देखिए, ये इसमें से इसने एसिड रिमूव कर लिया, समझे बात को। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट की अगर आप बात करोगे तो H2SO4 देखो, इसमें ना ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन है, लॉजिक है, ठीक है ना। एसिड है तो ये क्या करता है, जो सॉल्ट हैं ऑलरेडी उन सॉल्ट किसी से बने होते हैं, जैसे NaCl, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड निकाल लिया। तो जो एसिड वाला कंपोनेंट है वो सॉल्ट में से क्या करता है, H2SO4 रिमूव कर लेता है। देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट है, जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि ये सल्फेट देगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से H3PO4 क्या किया, रिमूव कर लिया, समझे बात को, ये एसिड था उसका। इसी तरीके से ये ऑक्सालेट है, कैल्शियम ऑक्सालेट। तो जब भी आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सालेट से कौन सा एसिड निकलेगा, ऑक्सैलिक एसिड, ये देखिए रिमूव किया, कैल्शियम सल्फेट क्या है आपका, सॉल्ट है। स्टूडेंट रिएक्शन में लॉजिक ढूंढिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो आप इसमें बात करोगे तो जब भी आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसिड, ठीक है।
CH3CONA, सो इट इज द, इसमें कौन सा एसिड छुपा हुआ है? CH3COH, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, NaNO3, इसमें कौन सा एसिड छुपा हुआ है NaNO3 में? HNO3। यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है? HNO3। इसी तरीके से कैल्शियम फ्लोराइड में HF है, तो कौन सा एसिड छुपा हुआ? HF। ये देखिए HF रिमूव हो रहा है। तो जैसा कि आपको समझ आया इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि सॉल्ट से रिएक्ट होके वो सॉल्ट में, वो सॉल्ट जिस एसिड से बने होते हैं उस एसिड को रिमूव कर देता है। H2SO4 का काम ये है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो डिस्प्लेस करता है ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डिस्प्लेस कर, इट डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर मेटल सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला रिएक्शन है, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स विथ बेस। देखिए NaOH ये बेस है, तो ये बेस है, और एसिड क्या बनेगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर। ये है एसिड, ये है बेस। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम बायसल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके से फिर जब आप ज़्यादा NaOH ले लोगे तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट। यहाँ पे सोडियम बायसल्फाइड बना है, ज़्यादा अगर आप अल्कलाइन ले रहे हो तो सोडियम बायस सोडियम सल्फेट बना देता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले रिएक्शंस हैं, इट डीकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इनटू CO2। तो जब भी आप H2SO4 को सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे, सोडियम सल्फेट मिलेगा और पानी और मिलेगा और CO2। अब देखो ये जो मिक्सचर है, सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या रिमूव कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट से भी ये एसिड रिमूव कर रहा है। ऊपर वाले के जैसा ही रिएक्शन है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ से भी क्या रिमूव हो रहा है? कार्बोनिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को, इन रिएक्शंस को याद रखिएगा। अगला जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देखिए स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में अगर आप H2SO4 ऐड करेंगे, ये ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है स्टूडेंट? ब्लू। सो व्हेन वाटर इज रिमूव्ड इट बिकम्स वाइट, इट बिकम्स वाइट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला वाला जो रिएक्शन है दैट इज अ कारिंग ऑफ शुगर, ठीक है। कारिंग ऑफ शुगर, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है अगर आपने, ठीक है ना। ठीक है, शुगर में अगर आप ये सुक्रोज में अगर आप ये ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, वो कन्वर्ट कर देगा। देखिए काला कलर का आपको कार्बन मिलेगा, सारा पानी वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। सारा पानी क्या होगा? वेपोराइज, ठीक है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सालिक एसिड। देखिए ये जो पहला मॉलिक्यूल HCl, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करोगे तो H2 और CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सालिक एसिड का डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैसेस मिलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिलेगा, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी? रिलीज होने वाली है इसमें से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हॉट concentrated H2SO4 is the moderately strong oxidizing agent since it on decomposition gives nascent oxygen. Oxidizing power of H2SO4 is intermediate between H3PO4 and HNO3, मतलब H3PO4 से ज़्यादा HNO3 से कम, ऐसा है। सो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है जो डिसोसिएट होकर क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। सो दिस प्रोडक्शन, सो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए किसको किसको ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए सल्फर था, सल्फर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सल्फर डाइऑक्साइड में। सिमिलरली सिमिलरली इट ऑक्सीडाइजेज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने H2SO4, तो ये देखो ये कार्बन देख रहे हो किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगेन जो एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ये है, इट ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। ये दिख रहा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट? फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है। H3PO4 आयन दिख रहा है, वो H3PO4 अब यहाँ से ले सकते हैं पानी से, H3PO4, ठीक है। फिर अगला जो रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइजेस मेटल सच एज आर्सेनिक, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर, फर्स्ट टू देयर ऑक्साइड एंड देन टू देयर करस्पॉन्डिंग सल्फेट, लिबरेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे एक कॉपर है आपका, ठीक है। कॉपर को किस में कन्वर्ट करेगा? ये कॉपर सल्फेट में, ठीक है। और SO2 गैस रिलीज होगी, वहाँ पे सल्फेट आयन लिखने की जरूरत नहीं है खास। यहाँ पे भी आयोडीन है, देखिए ये आयोडीन टू
आयोडाइड आयन टू आयोडीन, देखिए आयोडीन किस में कन्वर्ट किया है, आयोडीन में, आयोडाइड सॉरी आयोडीन आयन, आई माइनस आयन को इसने आयोडीन गैस में कन्वर्ट किया है। सो ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये आपको रेडॉक्स रिएक्ट, ये देखिए सारे रिएक्शन पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली में पूछे या ना पूछे, लेकिन रेडॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना मोल कॉन्सेप्ट से उठा के सवाल पूछ सकता है कि भाई कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी इन्हीं रिएक्शन पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी सवाल बन सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन मेमोराइज होना या याद रहना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी एज अ कैटलिस्ट नैफ्थलीन इज ऑक्सीडाइज, देखो ये एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। अगर आप नैफ्थलीन, ये नैफ्थलीन है, ठीक है, दिस इज नैफ्थलीन, अगर H2SO4 और मर्क्यूरी के प्रेजेंट में करोगे तो किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, थैलिक एसिड में। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो H2SO4 का इतना ही, अगर H2SO4 अगर आपने ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा है तो, या तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि H2SO4 को H2SO4 और KMNO का जो मिक्सचर, KMNO4 का जो मिक्सचर है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है। ठीक है ना, समझे बात को। तो वो रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन भी, दैट इज वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कॉम्बिनेशन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है। K2, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट, देखिए फिर हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। देखिए तो अब यहाँ देखिए क्या है ये। So when an aqueous solution of barium, strontium, calcium and lead salts are treated with dilute H2SO4, white ppt of their corresponding metal sulfates are formed। अब ये खाली ये तीन रिएक्शंस को देखिए। बेरियम क्लोराइड है, तो अगर आप इसको H2SO4 के, तो बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो आपका, अगर आप हम इसकी बात करें, ये जो लेड वाला सॉल्ट है, लेड एसिटेट, तो ये भी H2SO4 के साथ क्या बना रहा है, लेड सल्फेट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे वाइट कलर के होते हैं। और ये भी अगर आप देखेंगे ना तो इनमें से भी सॉल्ट और H2SO4 है, तो जो एसिड ही रिमूव हो रहा है, अगर आप इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी HCl रिमूव हो रहा है, यहाँ पे भी HCl रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे भी एसिटिक एसिड रिमूव हो रहा है। तो H2SO4 क्या कर रहा है, वो जो मोर वोलाटाइल एसिड है उनको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, सॉल्ट में से। फिर कुछ और, देर आर सम रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे पहला है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप कुछ रिएक्शन देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो अगेन इसमें भी क्या होगा, ये देखिए एसिड रिमूव हो रहा है, CO2 प्लस H2O क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, इट डिस्प्लेसेस। सोडियम सल्फाइड, ये भी सॉल्ट है, तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला रिएक्शन एक्चुअली हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये दोनों रिएक्शन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये दोनों भी। ठीक है, हाँ ये वाला रिएक्शन देखिए, सोडियम सल्फाइड व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4, अब उसमें भी कोई ना कोई तो एसिड होगा छुपा, कौन सा एसिड है, एसोट सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा एसिड है, H2SO3 प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे NaNO2 और H2SO4, तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रिक एसिड, क्या ये क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, NO प्लस NO2 प्लस H2O। Sodium thiosulfate when treated with H2SO4, it is converted into sodium sulfate plus SO2 plus H2O। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, और इसमें सल्फर भी मिलता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसे डायरेक्टली आपको मेमोराइज करने हैं, डाइल्यूट वाले, ये डाइल्यूट के साथ हैं। सिमिलरली विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है, ये वाले रिएक्शन भी आप इसी तरीके से मेमोराइज करेंगे। ये वाला रिएक्शन हमने ऊपर करा है अभी, H2SO4 अगर आपने गर्म और ज़्यादा, अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया है तो ऑब्वियस बात है आपने एनर्जी बढ़ाई है। ठीक है, तो H2 इज इट बिकम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी देखिए यहाँ पे HCl रिमूव हो रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड, ये वाला रिएक्शन भी हमने ऊपर पढ़ा अभी। CH3C, इसमें कौन सा एसिड छुपा हुआ है, CH3COH, देखिए ये रिलीज हो रहा है। KNO3 में कौन सा एसिड छुपा हुआ है, HNO3, ये भी हमने ऊपर पढ़ा, ये दोनों रिएक्शन हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल दिस रिएक्शन सेम ही टाइप की रिएक्शन है, इसको सिर्फ मेमोराइज करिएगा।
कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस है, जैसे रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को भी देखिए H2SO4 में इतनी ताकत है कि ये कॉम्प्लेक्स ही अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दे, कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, बट H2SO4 के प्रेजेंस में लूज करते हैं। अगर आपने H2SO4 के साथ इसको हीट कर दिया ना, सो दिस होल कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड टू पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है PCl5 के साथ। अगर आप H2SO4, ये H2SO4 है, PCl5 कम लिया है, तो आपको क्या मिलेगा? क्लोरोसल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाने का इसमें पर्पस ये है कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से सिर्फ एक OH की जगह एक Cl आ रहा है, ठीक है, और POCl3 और HCl मिल रहा है। लेकिन अगर आप PCl5 एक्सेस में लेते हैं तो दिस ये जो दोनों OH रिप्लेस हो जा रहा है किससे? क्लोरीन से। ये क्या है आपका? सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको ध्यान से, ये फर्क है। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ लास्ट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, आगे क्या क्या है वो देखते हैं। सो रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोरेट, ये लास्ट रिएक्शंस हैं इसके। तो रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोरेट H2SO4 में, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट देगा, ठीक है, ये क्लोरिक एसिड है, ClO2 एंड H2O, ठीक है, ऑक्साइड है, ये आप हाइपोक्लोरस एसिड। फिर यहाँ पे P2O5 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड विद SO3, स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा, देखिए ऑक्सीजन फैमिली में हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड किया, ऑक्सो एसिड्स उसके देखिए उनके स्ट्रक्चर पे का एनालिसिस किया है, H2SO4 का जो प्रिपरेशन वाले मेथड थे वो करे, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कवर किया है। अगले लेक्चर में हम कुछ और सल्फर के कंपाउंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आगे का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।